सो यार अपने आज एक फ्रेश टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं आफ्टर कंजिक्यूटिवली अपना जो 2 क्लास है उसमें डिस्कशन करने के बाद आज एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, राइट। ये टॉपिक जो है ना स्टार्ट करने के पीछे का लॉजिक है, ये चैप्टर 10 है बाय द वे, बीच का जो 7, 8, 9 है अपना बाकी है। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने के पीछे का लॉजिक क्या है सर, कि ये इकलौता चैप्टर, ये जो टॉपिक है ये इकलौता चैप्टर है ना, यही आपको बोर्ड्स में 6 नंबर पक्का करवाएगा। मतलब बाकी सब तो जो है वो है, बट ये जो चैप्टर है इसी का खुद का वेटेज ही 6 मार्क्स है। सो टॉपिक का नाम है कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स। कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर्स, ये अपने लोग करने लग रहे हैं। तो मतलब बात समझ में आ गया, नेबर्स में कौन होगा यार, अपना चाइना और पाकिस्तान है, ठीक है कि नहीं। तो यहाँ पर जो है इन दोनों का बातचीत हो रहा होगा, अपने डेवलपमेंट का जर्नी इनका एक्सप्लोर करने लग रहे हैं। सो बेसिकली इट्स लाइक इंडिया वर्सेस चाइना वर्सेस पाकिस्तान, इस तरीके का ये टॉपिक है। इसका वेटेज है, रिपीट, 6 से 7 मार्क्स है। तो अकॉर्डिंगली वी मस्ट कैटर टू द सेम, ठीक है ना। तो चलो स्टार्ट करो साहब। यार देखो, स्टार्ट करने से पहले ना अपने को तीनों कंट्री का हिस्ट्री समझना पड़ेगा, जिससे उनका प्रेजेंट समझ में आ पाए, है ना। इंडिया पाकिस्तान ऑब्वियसली दोनों ही इंडिपेंडेंट हुआ 1947, 15 अगस्त 1947, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन आपको उससे पहले का समझने का दरकार है। चाइना, तो ये चाइना का हिस्ट्री के बारे में अपने बहुत कम जानते हैं। चाइना का भाई ऐसा है ना, फाउंडेशन, वेरी फाउंडेशन ऑफ चाइना इज कि भाई चाइना के अंदर हमेशा से आप देखो, हमेशा से चाइना के अंदर आप पाओगे डायनेस्टी रूल रहा है। डायनेस्टी का मतलब है किंग्स एंड क्वींस। मतलब जैसे एक किंग है, उसका फैमिली है, वो रूल करने लग रहा है, दूसरा किंग है, उसका फैमिली है, वो रूल करने लग रहा है। मतलब चाइना का जो थरली डेवलपमेंट है वो इस तरह का ही हुआ है कि बेसिकली किंग्स एंड क्वींस जो है वो कमांड करते हैं। ये चीज चलते रहा एक मोमेंट तक। ये सब चीज जो चाइना का किंग और क्वीन का जो चक्कर है ना, ये चीज एक मोमेंट तक चलते रहा। व्हाट वाज दैट मोमेंट? दैट मोमेंट इज अराउंड 1948। ये सारी चीजें 1948 तक तो चली। तो साहब 1948 के बाद ऐसा क्या आपदा आ गया जो आप बता रहे हो? यार 1948 में एक लीडर, कम्युनिस्ट लीडर, जिसको अपने बोलते हैं ना, आज आप लोग सुनना, आप लोग एक वर्ड सुनते हो कम्युनिस्ट पार्टी, वो वर्ड फेमस ही इसकी वजह से हुआ। कम्युनिस्ट लीडर जिसका नाम था माओ जेडोंग, जिसका नाम था माओ जेडोंग। ये जो आप लोग काफी बार सुने होंगे कि यार, जैसे अगर आप न्यूज चैनल खोलोगे ना कि इंडिया के किसी कोना में कोई माओवादी हमला कर दिया, माओवादी ने किया हमला, तो माओवादी का मतलब है जो माओ का थॉट प्रोसेस पे बिलीव करता है। पहले तो ये समझ लो, आप लोग न्यूज चैनल में कभी ना कभी देखोगे, खैर जो भी है, माओ। अब ये जो इसका कॉन्सेप्ट था माओ का, वो क्या था? पहले बात, माओ जेडोंग के बारे में आप समझ लो कि ये माओ जेडोंग भाई जो था अपना लीडर, ग्रेट, ही वॉज अ ग्रेट लीडर। अरे तुम सोचो ना, चाइना को डायनेस्टी रूल से निकाला, मतलब ही मस्ट हैव बीन समवन ग्रेट, बट एट द सेम टाइम इकोनॉमिस्ट, वेरी पुअर। माओ जेडोंग का आइडिया था कि भाई चाइना में कोई अपना प्रोडक्ट नहीं बेच सके, इसके लिए चाइना को हम लोग, चाइना की इकोनॉमी को हम लोग क्लोज्ड इकोनॉमी बनाएंगे। इसके लिए हम लोग चाइना की इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बनाएंगे, देयर विल बी नो ट्रेड एज सच टेकिंग प्लेस। तो बड़ा अजीब बात कर दिए सर अब आप, कि आप बोल रहे हैं कि चाइनीज इकोनॉमी को क्लोज्ड करने का बात कर रहा है। जी बिल्कुल, 1948। इसके बाद माओ जेडोंग ना बहुत सारा स्टेप्स लेता है। आपको कुछ एग्जांपल देते हैं। जैसे एक था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, पढ़ेंगे अपने सिलेबस में। इनफैक्ट अगर आप लोग बुक में आएंगे ना मेरे, तो बुक में आपका ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन के बारे में 2nd पेज में ही लिखा हुआ है, ठीक है ना। नीचे में जाकर देखिएगा GLF कैंपेन करके, ठीक है ना। इसमें वो क्या कर रहा था, लोगों को बोल रहा था, हालांकि ग्रेट लीप फॉरवर्ड को डिटेल में पढ़ेंगे अपने, ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बट ग्रेट लीप फॉरवर्ड को क्या बोल रहा था वो, कि यार लोगों को बोल रहा था कि अपने जो चाइनीज बैकयार्ड्स है ना, चाइनीज बैकयार्ड्स है ना, वहां पर जो है आप लोग अपना 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 फैक्ट्री सेट करो।
एग्रीकल्चरल लैंड अगर आपका है ना, उसको एक मिलाकर अपना प्रोडक्टिविटी करो। जेडोंग का आइडियाज इतना फ्लॉप हुआ। जेडोंग का जो ये आइडिया था ना, कलेक्टिवाइजेशन स्कीम, जिसमें सारा एग्रीकल्चरल फील्ड्स को एक कर दिया गया, मतलब सब कोई लार्ज स्केल में एक ही चीज बना रहा है। इसकी वजह से आपको पता है चाइना में फमाइन आ गया था, भुखमरी फैल गया था। 1962 लाखों लोगों का डेथ हुआ था, 20-30 लाख लोगों का कम से कम। खैर जो भी है, माओ जेडोंग का डेथ होता है 1976 में। तब तक चाइना का हालत एकदम घटिया, घटिया मतलब सुपर घटिया। 76 में आता है जायोपिंग नाम का लीडर। अच्छा, ये जो जायोपिंग नाम का लीडर आता है ना, ये समझ जाता है कि देख आज जो चाइना है ना, इसका मेन प्रॉब्लम है ये एडवांस नहीं है। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के साथ रिश्ता बंद कर रखा है, रिलेशन दुनिया भर के साथ आपने बंद कर रखा है। ये परेशानी था। अच्छा सर, तो सर अब सवाल है, करे तो करे क्या? माओ जेडोंग के डेथ के बाद जो जायोपिंग आया, वो बोलता है कि नहीं, हम लोगों को फ्रेंडली रिलेशन बनाना पड़ेगा यूएस जैसा कंट्री के साथ। यूएस के साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी चाइना साइन करता है, जिससे यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड शुरू हो जाता है। और यूएस के साथ आपका ट्रेड शुरू मतलब दुनिया के साथ आपका ट्रेड शुरू। तो ये समझिए कि 1976 के बाद चीजें बेटर होने लग जाती है, बहुत बेहतर होने लग जाती है। ठीक है, ये तो था 1976 के बाद। फिर चाइना 1978 के दौरान एक पॉलिसी अडॉप्ट करता है, बहुत सारी पॉलिसी अडॉप्ट करता है, जिनमें से एक पॉलिसी था एलपीजी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में जो इंडिया अडॉप्ट किया था, वो चीज चाइना 1978 से करने लगा। और उसके बाद चाइना का हिस्ट्री में रिकॉर्ड ही रहा है कि वो डबल डिजिट से ग्रो किया हमेशा। ये बहुत ही ब्रीफ में मैंने आपको चाइना दिखाया, डिटेल में तो अपने हर इकोनॉमी का पढ़ने वाले हैं। इंडिया का अपने को बहुत हद तक पता है, चैप्टर 1, 2, 3 रिवाइज भी हुआ है लास्ट 2 क्लास में, तो इंडिया का मैं क्या ही बोलूं। पाकिस्तान पे आते हैं। पाकिस्तान जो है ये भाई अपना 47 में इंडिपेंडेंट होता है, और पाकिस्तान का कुछ ट्रबल्स ऐसा रहता है यार, कि पाकिस्तान में जैसे ही आपका इंडिपेंडेंस होता है, सबसे पहला पाकिस्तान का आइडियोलॉजी फॉर्मेशन का समझना। इंडिया का फॉर्मेशन का आइडियोलॉजी एक ऐसा कंट्री जो मल्टीपल लैंग्वेजेस, कल्चर, रिलीजियन को रिस्पेक्ट करेगा। पाकिस्तान का ठीक उल्टा है कि इस्लाम, पाकिस्तान का पूरा ही नाम ही है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का पूरा नाम ही है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, मतलब सिर्फ इस्लाम इज द मेन रिलीजियन, वो चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान का केस क्या होता है ना, जब दुनिया भर में ये ऑप्शन दिया जाता है कि भाई आप कैसी इकोनॉमी चाहोगे, क्या आपको एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी चाहिए, क्या आपको एक सोशलिस्ट इकोनॉमी चाहिए, या आपको एक मिक्स्ड इकोनॉमी चाहिए। इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी ले लिया था, आपको याद है। पाकिस्तान यूएस से बड़ा इंप्रेस्ड था। पाकिस्तान बोलता है हम लोग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अडॉप्ट करेगा, एंड यूएस जैसा बोलता है वैसे वैसे करेगा, क्योंकि यूएस भी पाकिस्तान को हेल्प कर रहा था, आर्म्स एंड सब सप्लाई कर रहा था, असला बारूद। ठीक है, लेकिन यूएस मेन टाइम पे पाकिस्तान को छोड़ देता था, मतलब मेन जब इश्यू पड़ता था पाकिस्तान को तब दिक्कत हो जाता था। यार जो भी है, ये सब बैकग्राउंड चल रहा था पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान का एक मेजर प्रॉब्लम था उसका पॉलिटिकल लीडरशिप। पाकिस्तान में आपको बता दें कि हमेशा से रूल करने वाला कोई मिलिट्री रहा है, कोई मिलिट्री लीडर। आपका याहिया खान हो गया, परवेज मुशर्रफ हो गया, ये लोग सब मिलिट्री कमांडर लोग था, मतलब समझा, गवर्नमेंट को हटा दिया और खुद को डिक्लेयर कर दिया था प्राइम मिनिस्टर और द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री। पाकिस्तान में पहली बार प्रॉपरली वोटिंग कब हुआ पता है आपको? 1994 के आसपास फर्स्ट टाइम तो वोटिंग हुआ। आप सोचो, पाकिस्तान जैसा कंट्री में 1991 या 1994 में पहली बार तो वोटिंग हुआ। ये तो सिचुएशन था। अच्छा ठीक है,
पाकिस्तान कई तरीके से इंडिया से एडवांस भी था। जैसे 1989 में पाकिस्तान एलपीजी पॉलिसी अडॉप्ट कर लिया था। मतलब अगर हम लोग अपने नेबर्स के साथ कंपेयर करें तो सबसे लेट हम लोग ही थे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन अडॉप्ट करने में। अपने जो अभी लास्ट 10 मिनट में बात की है उसमें आपको क्या समझ में आया कि सबसे पहले जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन है, अगर नेबरहुड का बात करें तो चाइना अडॉप्ट किया, फॉलोड बाय पाकिस्तान एंड फॉलोड बाय इंडिया। पाकिस्तान का प्रॉब्लम यह था कि वोट करने के बाद 94 या 2000 जब भी वोटिंग शुरू हुआ पाकिस्तान में, आज तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर 5 साल कंप्लीट ही नहीं कर पाया। मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हो जाता है, गायब। अभी इमरान खान हुआ, इमरान खान के पहले तुम्हारा ये था यार नवाज शरीफ था, तो ये था, तो ये लोग सब कोई अपना, नवाज शरीफ का क्या कोई टैक्स का घोटाला पकड़ा गया था, प्रॉपर्टी से रिलेटेड मसला था, इमरान खान का बाद से लोग उसको हटा दिया। और फिर इसके बाद जो है थर्ड में इसके बाद इमरान खान के बाद भी एक जन आया तुम्हारा, ये अभी जो आया नवाज शरीफ का ही कोई रिलेटिव है यार, है ना, जो भी है ये आया। अभी इसके साथ भी वही चीज हो रहा है, पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान का कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, ठीक है ना। लेकिन पाकिस्तान इंडिया से काफी हद तक फास्ट रहा है इन टर्म्स ऑफ 89 में एलपीजी अडॉप्ट करने के। लेकिन पाकिस्तान कहाँ पीछे रह गया और आज इतना हालत खराब है, बिकॉज इंडिया जितना अच्छे से इंप्लीमेंट किया चीजों को, वो पाकिस्तान का इंप्लीमेंटेशन उतना बढ़िया नहीं था। पाकिस्तान कहीं ना कहीं आज भी, इंडिया में भी बहुत जगह है जहां पे आज भी इरिगेशन नहीं पहुंचा है, बट पाकिस्तान का मेजॉरिटी एरिया आज वो है जो बारिश के भरोसे है पानी का सप्लाई के लिए। ये तो पाकिस्तान का सिचुएशन है, इस वजह से जो है पाकिस्तान का हालत नहीं, ठीक है। इंडिया और पाकिस्तान दोनों के साथ एक मेजर प्रॉब्लम रहा है ना, काफी हद में ये लोग स्ट्रिक्ट पॉलिसीज इंप्लीमेंट नहीं कर पाए, इन टर्म्स ऑफ एडुकेशन ज्यादा खर्चा नहीं किया। चाइना जितना जल्दी रियलाइज नहीं किया कि क्या चीज सही है इकोनॉमी के लिए। आपको बताएं आज के डेट पे अगर पॉपुलेशन कंपैरिजन करें, चाइना का लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड है, बट क्या आपको पता है कि इन तीनों कंट्री में स्लोएस्ट पॉपुलेशन रेट भी चाइना का ही है। 1978 में चाइना ने इंडिया पे आज जिस चीज का डिबेट चल रहा है आपको पता है, 2 चाइल्ड पॉलिसी का आज ये डिबेट चल रहा है ना, चाइना अपना प्रॉब्लम को रियलाइज करके 1978 में 1 चाइल्ड पॉलिसी ले आया था। मतलब इफ यू आर हैविंग ओनली 1 चाइल्ड ना, तो इसका मतलब है अब गवर्नमेंट जॉब में सिफारिश करना है या आपको कोई कॉलेज अच्छा में एडमिशन लेना है तो आपको प्रायोरिटी मिलेगा, बिकॉज आपके पेरेंट्स चाइना का जरूरत के लिए कॉन्शियस थे। 1978 1 चाइल्ड पॉलिसी आ गया था। इंडिया में आज भी 2 चाइल्ड पॉलिसी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, यही डिबेट चल रहा है। तो ये चक्कर है। खैर जो भी है, अब एक डेवलप्ड नेशन जो है, डेवलप्ड नेशन है, उनको ये प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, बट इंडिया जो एक डेवलपिंग नेशन है उसके लिए ये बहुत बड़ा खतरा है। खैर जो भी है, अब अपने लोग मेजर पॉइंट्स पे आते हैं कि ये लोग स्ट्रेटेजी क्या यूज किए। चाइना का जो स्ट्रेटेजी था वो था वर्ल्ड के साथ एसोसिएशन। कब? माओ जेडोंग के डेथ के बाद। माओ जेडोंग का डेथ हुआ 1976। माओ जेडोंग कौन? वही जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, जो चाइना एज अ कंट्री डिक्लेयर हुआ ना, वो 48 में डिक्लेयर हुआ। तो माओ जेडोंग वही बात है, वही आदमी है। लेकिन माओ जेडोंग चाइना को बना दिया एक कम्युनिस्ट और एक सोशलिस्ट इकोनॉमी। ये चीज माओ जेडोंग बहुत बढ़िया किया, लेकिन माओ जेडोंग क्या खराब किया मालूम आपको? उसको इकोनॉमी का ज्ञान नहीं था। चाइना और बेहतर और आगे होता अगर माओ जेडोंग नहीं होता। आइए अब इनटू द डिस्कशन अपने लोग चलते हैं, थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं अपने लोग। ये था एकदम एक बैकग्राउंड जो आप लोगों को मिला। हाँ, ये एक चीज और है, नेचर ऑफ इकोनॉमी। यहां पर ध्यान से सुनना, नेचर ऑफ इकोनॉमी। अगर अपन नेचर ऑफ इकोनॉमी का दोस्त बात करते हैं ना, चाइना का, पाकिस्तान का और इंडिया का, इंडिया जो है वो एक डेमोक्रेसी है, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड इनफैक्ट। पाकिस्तान का आपको पता है मिलिटरीली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, मतलब पॉलिटिकल पार्टी है बट मिलिट्री का भी बहुत ज्यादा पावर्स है। और चाइना का क्या है, एक लिबरल इकोनॉमी है, एक्चुअली मूविंग टुवर्ड्स द लिबरल इकोनॉमी है। चाइना हमेशा से क्या था पता आपको? सोशलिस्ट नेचर का इकोनॉमी था, बट आज वो लिबरल इकोनॉमी की तरफ मूव
कर रहा है, ये नहीं है, ये है चक्कर। तो ये हो गया चाइना वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशंस है ना। अब आपको बता दे रहे हैं चाइना का जो ग्रोथ प्रोसेस है, ये है चाइना का जर्नी। आप लोगों को याद होगा मैं इंडिया के बारे में ऐसा सेम आप लोगों को नंबर लाइन बना के दिखाया हुआ हूँ, टाइम लाइन। याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है? जो इंडिया का आपको टाइम लाइन बना के दिखाया हुआ है उसके अंदर आपको याद होगा कि अपने जो है इंडिया 1947 में इंडिपेंडेंट होता है, फिर 1991 में अपने एलपीजी अडॉप्ट करता है, बीच में अपनी इकोनॉमिक प्लानिंग परस्यू करता है, राइट है। चाइना का देखो 1948 1949 में तो भैया पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जो आज चाइना को एज अ कंट्री हम लोग बोलते हैं, वो स्टार्ट हुआ। फिर चाइना में इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल 53 से लगने लग गया। फिर चाइना ने माओ जेडोंग के अंदर दो मेजर चीजें अडॉप्ट की और दोनों पिट गई, दोनों फेल हो गई। क्या? ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन, जिसके ऊपर शॉर्ट नोट्स बहुत जोर जोर से आता है, और प्रोलेटारियन कल्चरल रेवोल्यूशन, दोनों फेल हो गया था। हाँ 78 देख लो, जो बता रहा था आपको ये। इस ईयर में चाइना इंट्रोड्यूस किया एलपी और जी। एक बार आप लोग सब कोई अपने बुक में ये वाला जो टाइमलाइन है प्लीज फटाफट बना लीजिए, कम ऑन यार, बुक में फटाफट ये वाला टाइमलाइन बना लीजिए, कम ऑन एवरीवन फटाफट। बुक नहीं है तो कॉपी मेट लीजिए। कम ऑन गाइस, भाई फटाफट करना यार। इससे क्या है, आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। और याद रखिएगा कि बुक कैरी करें आप लोग हमेशा। सही है सर। ये है चाइना का जर्नी। अच्छा, अब इनके इसके हर कंपोनेंट के बारे में अपने समझने वाले हैं, सो दैट इज नॉट अ मैटर कि आप लोग को परेशान होने का है। ये है भाई जेडोंग भाई अपना। तो ये जो जेडोंग भाई है, ये आपका, ये जो है आपका वन पार्टी रूल चाइना में लेकर आया। वन पार्टी रूल का मतलब है कि चाइना में मल्टीपल पार्टीज कभी रहेगा ही नहीं। चाइना में मल्टीपल पार्टीज कभी रहेगा, जैसे इंडिया में आप देखो बीजेपी है, आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है एंड सो मेनी अदर पार्टीज है। चाइना में है ही नहीं ना, एक ही पार्टी है। हाँ, एक ही पार्टी अपना लीडर बदलते रहेगा। तो ये आइडिया माओ जेडोंग का था, ये तरीका माओ जेडोंग का था। माओ जेडोंग वॉर को प्रमोट करता था। माओ जेडोंग वॉर को प्रमोट करता था कि अगर अपना मीन्स को अचीव करने के लिए वॉर का जरूरत है, ब्लड शेड का जरूरत है, तो लेट इट बी, होने दो। ये माओ जेडोंग का पॉलिसी था, इकोनॉमिक प्लानिंग। अब ध्यान सुनना, चाइना का सोच देखो, 1953 में जो कंट्री का हालत एकदम खराब है, चाइना एम कर रहा है हम वर्ल्ड पावर बनेगा। हालत खराब है, एकदम हालत खराब है। सोचो आप लोग, मोटिवेशन देखो। 53 से 58 में बोलता है कि हम लोग कुछ एग्रीकल्चर में ऐसा रेवोल्यूशन करने का कोशिश करते हैं जिससे अपने लोग जो डिपेंडेंट है ना वर्ल्ड से, यार एग्रीकल्चरल इंपोर्ट्स कर रहे हैं अपने, वो कम हो जाए। तो ये ऑब्जेक्टिव 53 से 58 में था, जिसके अंतर्गत ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आया। चाइना ने भी, मतलब आपको समझ में आया, 5 ईयर प्लान अडॉप्ट कर लिया। इंडिया ने 5 ईयर प्लान कब अडॉप्ट किया था, याद है आपको? 51 से 56 इस तरह से चलते जा रहा था। चाइना का वही चीज 53 से चला। जो इंडिया का 5 ईयर प्लान का कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो 51 से चल रहा था, 1951 से, वही चीज भैया चाइना का चल रहा है 1953 से। सर सही है सर। तो मतलब ये जो 1958 में तरुण भाई ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आया, ये 1958 यानी कि सेकंड 5 ईयर प्लान हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट खत्म हो गया ना यार 58 में, तो सेकंड शुरू हो गया, सेकंड 5 ईयर प्लान।
लेकिन अब सर हमारा सवाल ये है कि भाई ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन है क्या, मतलब क्या किया ऐसा? नाम से तो समझ में आ गया कि चाइना का ऑब्जेक्टिव है आगे बढ़ने का, बट व्हाट द हेक इज ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन? तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन का ऑब्जेक्टिव पहले समझना। ये मेरे किताब में भी लिखा हुआ है कि मॉडर्न इकोनॉमी, अग्रेरियन इकोनॉमी से मॉडर्न इकोनॉमी में शिफ्ट करना थ्रू रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। मतलब अगर आपको ग्रेट लीप फॉरवर्ड को एक वर्ड में इस्तेमाल याद रखना है तो द सिंगल वर्ड इज मॉडर्नाइजेशन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड मेरे बुक में नीचे में लिखा हुआ है, सेकंड पेज में चैप्टर के। अगर सिंगल लाइन में आपको, सिंगल वर्ड में आपको समझाएं ग्रेट लीप फॉरवर्ड का मतलब, तो इसका मतलब क्या हुआ? मॉडर्नाइजेशन। क्या मॉडर्नाइजेशन का मतलब जो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंस है वो कम करके इंडस्ट्रियल इकोनॉमी चाइना को बनाना। और एक मिनट आयरनी देख लो, आज चाइना दुनिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब है। आप लोग ये देखो कि ये विजन कब का है? 58 का, 1958 का, बट 42 इयर्स इधर, 22 इधर, लगभग 66-67 इयर्स लग गया, बट दे आर देयर। तो ये लोग जो विजनरी लोग होता है यार, ये जो लोग कुछ करता है वो लोग का पहले से ये प्लान रहता है कि भाई ये करना है, समय लगने लो, 10 साल लगा, 20 साल लगा, 50 लगेगा। दैट्स द वे दे ऑपरेट, यही लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यानी कि ग्रेट, ये फेल हो गया था ये कैंपेन बाय द वे, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन। वो तरुण अगर एक वर्ड को तुमको कोई को समझाना है तो व्हाट इज दैट वर्ड? मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन मतलब क्या? एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रियल स्पेस शिफ्ट होना, मतलब कंट्री में और इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस बढ़ाना। कैसे? ये देखो, मेनी ऑफ द पीजेंट्स वर ऑर्डर टू वर्क ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स एंड ऑन प्रोडक्शन ऑफ आयरन एंड स्टील। जो लोग एग्रीकल्चर पे काम कर रहा था उनको बोला गया अब आप लोग आयरन और स्टील प्रोडक्शन पे काम कीजिए। People were encouraged to set up industries in their own backyards and plots. मतलब खुद का कुछ काम स्टार्ट किए। In rural areas, communes were started. Under the commune system, people collectively cultivated lands. There were 26,000 communes covering almost all the farm population. मतलब समझ आया? Collective cultivation का मतलब होता है कि जो चीज तरुण एग्रीकल्चरल क्रॉप जो ग्रो कर रहा है तरुण, वही राघव ग्रो करेगा, वही आप लोग बाकी सब ग्रो करेंगे। पर भाई बुद्धि लगा, अगर एक जन का क्रॉप फेल हुआ तो सभी का तो क्रॉप फेल होगा, क्योंकि वेदर सूटेबल नहीं है। यही तो कारण है कि वो फमाइन आया उस समय फमाइन, भुखमरी आ गया था चाइना में। बट ये था कलेक्टिवाइजेशन। तो इसका मतलब अगर ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन आता है, आपसे क्या नॉलेज एक्सपेक्टेड है मेरे को? आई विल रिपीट दैट एंड देन लेट्स सी आप लोग को ये याद हुआ कि नहीं हुआ। सबसे पहला नॉलेज एक्सपेक्टेड है यार आप लोगों से दोस्तों कि ग्रेट लीप फॉरवर्ड जो है आपका कब आया? 1958 सेकेंड 5 ईयर प्लान में। कब आया? 1958 सेकेंड 5 ईयर प्लान में, फुल स्टॉप। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन किस चीज को प्रमोट करता है? मॉडर्नाइजेशन ऑफ चाइनीज इकोनॉमी, फ्रॉम रिलायंस ऑन एग्रीकल्चर टू रिलायंस ऑन इंडस्ट्रीज। अब इसको अचीव करने के लिए ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन ने क्या क्या बोला? सबसे पहले कि आयरन और स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट करो पीजेंट्स। दूसरा, हर कोई अपने अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रीज को सेटअप करो, है ना। और तीसरा, कम्यून सिस्टम। क्या? कम्यून सिस्टम। कम्यून सिस्टम के अंदर क्या है भैया? अलग अलग एग्रीकल्चरल लैंड्स को जोड़ के कम्यून्स बनता था। तो ये जो कम्यून है, 26,000 कम्यून्स जो आपके बन गए थे उस समय, ये पूरा फार्म पॉपुलेशन को कवर कर रहा था। दैट इज मतलब यहाँ पे कलेक्टिव फार्मिंग होता था। क्या होता था? कलेक्टिव फार्मिंग। मतलब ऐसा नहीं है कि यार तरुण अपना डिसाइड करेगा मेरे को क्या क्रॉप करना है, ग्रो करना है अपने फार्म में, और प्रशांत अपना, ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट विल डिसाइड एंड यू विल हैव टू वर्क, खत्म। ठीक है, तो इसके 3 एस्पेक्ट्स है। कुंदन, कितने एस्पेक्ट्स है भाई? 3। पहला, आप आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज बनाइए। दूसरा, आप अपना बैकयार्ड में इंडस्ट्री सेटअप करिए। और तीसरा, कम्यून सिस्टम। तीसरा, कम्यून सिस्टम। दोस्तों ऑनलाइन वालों याद हो गया, ऑफलाइन वालों याद हो गया? यस और नो यार, कम ऑन गाइस। ठीक है, क्लियर है ना? ये चक्कर है सर, ये चक्कर है सर, ध्यान से सुनना।
अब हम लोग आ गए हैं ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन में। ये ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन का प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये था, एक तो जो आपको बोले भूखमरी आ गया था, 30 मिलियन लोग, लगभग 3 करोड़ लोगों का डेथ हो गया चाइना में, 62 का बात है। अब चाइना का आपको परेशानी समझिए, चाइना का क्या है ना, थोड़ा सा दिमाग खराब है, तो पाकिस्तान जैसा ही हालत है। क्या चाइना का अंदर, चाइना क्या बोला, रशिया के पास गया चाइना, क्योंकि आप लोग मानिए चाइना और रशिया दोनों सोशलिस्ट इकोनॉमी है। चाइना रशिया के पास गया, रशिया तुम लोग तो अपना इंडस्ट्रीज को अच्छा सेटअप कर लिया, हमारा हेल्प कर दूंगा। रशिया बोला ऑलराइट, रशिया भेज दिया अपना इंडस्ट्री का एक्सपर्ट्स को चाइना में हेल्प करने के लिए। अच्छा, पीछे से चाइना बोल रहा है रशिया को कि तुम हम लोग का बॉर्डर शेयर कर रहा है, लेकिन कुछ हिस्सा जो तुम्हारे पास है वो चाइना का है, कुछ एग्रीकल्चर, कुछ लैंड जो रशिया, कुछ कंट्रीज जो रशिया के अंदर है, या रशिया के अंदर कंट्रीज बोलना गलत होगा, कुछ पार्ट्स जमीन के जो रशिया में है वो चाइना के हैं। कॉन्फ्लिक्ट हो गया रशिया चाइना का, रशिया विड्रॉ कर लिया, रशिया अपना आर्मी विड्रॉ कर लिया। ये हुआ, हाँ आर्मी मतलब जो भी भेजा था, मतलब जो भी एक्सपर्ट्स और ये सब था, इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट्स, करेक्ट, उसको विड्रॉ कर लिया रशिया। तो ये चीज था। रशिया का भी क्या है, अटैकिंग हमेशा वो रहता है, अटैकिंग जोन। खैर जो भी, एक बार आपको समझाते हैं। तो ग्रेट लीप फॉरवर्ड के साथ जो प्रॉब्लम्स था आपने वो समझ रहे हैं। क्या प्रॉब्लम था भाई? सबसे पहले तो ड्रॉट आ गया। क्या आ गया? भैया भूखमरी से 30 मिलियन लोगों का डेथ हो गया, पहला बात तो। अच्छा, और दूसरा चीज भाई तरुण, ये क्या सक्सेसफुल था? नहीं। क्यों? क्योंकि यार रशियंस जो लोग हेल्प करने गए थे यार चाइना का इंडस्ट्रियल बेस को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए, रशिया जो गया था चाइना का इंडस्ट्रियल बेस को प्रॉपरली डेवलप करने के लिए, चाइना ने चूज किया कि उसी के साथ झगड़ा मोल लिया है। चाइना ने रशिया के साथ ही झगड़ा मोल ले लिया दोस्तों। तो ये तो थे मेजर मसले थे। इस वजह से रशिया क्या किया, अपना जो एक्सपर्ट्स है उसको विड्रॉ कर लिया। समझ में आया? तो ये चीज है ग्रेट लीप फॉरवर्ड का प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो आप लोग को अब मैं कल्चरल रेवोल्यूशन के बारे में बताऊं, उससे पहले आई विल रिमाइंड यू, आप लोग देखो ग्रेट लीप फॉरवर्ड पूरा कंप्लीट कर दिया एज पर बुक एज वेल। एक बार आइए आपको रिवाइज करवाते हैं, प्लीज ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना, एवरीवन पे अटेंशन। ग्रेट लीप फॉरवर्ड कब आया? 1958। सबसे पहले ग्रेट लीप फॉरवर्ड आया 1958, जो कि चाइना का सेकेंड 5 ईयर प्लान था। ग्रेट लीप फॉरवर्ड लाने वाले जो मेजर लीडर थे, यानी कि अपना जो है ये ज़ाओपिंग, उन्होंने क्या देखा, ये सॉरी जेडोंग, क्योंकि लीप फॉरवर्ड तो 58 में आया ना, ये तो जेडोंग था, ज़ाओपिंग तो 70 में आया था। खैर जो भी है, जो जेडोंग भाई है 58 में, वो क्या बोला कि भाई ग्रेट लीप फॉरवर्ड से मेरा एक सिंगल वर्ड का ऑब्जेक्टिव है, मॉडर्नाइजेशन। इसके 3 एस्पेक्ट्स थे। पीजेंट्स को बोला गया तुम लोग अब एग्रीकल्चर से शिफ्ट होकर आयरन और स्टील का प्रोडक्शन स्टार्ट करो। कम्यून सिस्टम डेवलप किया गया। और तीसरा, लोगों को बोला गया अपने बैकयार्ड में फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज को सेटअप करो। क्या ये सक्सेसफुल रहा? नहीं भैया, 1962 का ड्रॉट लगभग 3 करोड़ लोगों को मार दिया एकदम बुरी तरह से, लोगों का डेथ हो गया भैया। अच्छा, एंड इसके बाद जो है आपका रशिया से झमेला। भाई रशिया अपने एक्सपर्ट भेजा तुम्हारा इंडस्ट्रीज को हेल्प करने के लिए, एंड तुम भाई रशिया के साथ ही झमेला मोल ले रहे हो यार, अजीब आदमी हो। यही भाई चाइना किया। अब आता है नेक्स्ट इंसेंटिव ऑफ माओ जेडोंग। 66 का बात आ गया, 66 का बात आ गया। जेडोंग बोला कि कोई बात नहीं, हमारा एक पॉलिसी फेल हो गया, नेक्स्ट पॉलिसी लाते हैं। तो पहला जो पॉलिसी था ग्रेट लीप फॉरवर्ड, वो पिट गया। अब आया प्रोलेटारियन कल्चरल रेवोल्यूशन। प्रोलेटारियन कल्चरल रेवोल्यूशन क्या हुआ इसमें मैं बताता हूं आपको। प्रोलेटारियन कल्चरल रेवोल्यूशन, इसमें बेसिकली हो ये रहा था कि जो अपना स्टूडेंट्स है ना, उन लोग को बोला जाता था कि भाई जाओ कंट्री साइड। कंट्री साइड का मतलब है चाइना का जो आउटस्कर्ट्स में जो कंट्रीज है ना, वहां पर जाओ, सीखो और चाइना का हेल्प करो। लोग बात मानते थे चाइना का, पर आधा जाते थे, सीखते थे, पर वापस चाइना आते ही नहीं थे। तो इससे क्या होता था, इससे भाई होता क्या था कि चाइना का जो ऐसा
मतलब एक्सेप्टेंस है उतना बढ़ नहीं रहा था। ये भी फेल हो गया, सिंपल भाषा में पिट गया। करता क्या था यहाँ पे, स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स को कंट्री साइड भेजता था टू लर्न एंड हेल्प चाइना, टू लर्न एंड हेल्प चाइना। अब चाइना के लिए थैंकफुली जेडोंग का डेथ हो गया, माओ जेडोंग का 1976 में, 76 में, क्योंकि यार इकोनॉमी को वो बंद कर रखा था। ही वॉज अ ग्रेट लीडर बट अ पुअर इकोनॉमिस्ट, माओ जेडोंग के लिए बोला जाता है। एग्जाम में अगर आ गया ना कि ही वॉज अ ग्रेट लीडर बट अ पुअर इकोनॉमिस्ट, कैसे, तो बोला ग्रेट लीडर ऐसा था बिकॉज कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और वन पार्टी सिस्टम वही लाया चाइना ने। पुअर इकोनॉमिस्ट बिकॉज उसका जो दोनों पॉलिसीज था, ग्रेट लीप फॉरवर्ड कैंपेन और ये जो आपका कल्चरल प्रोलेटारियन रेवोल्यूशन था 66 वाला, दोनों ही पिट गया। तो याद रखना, एक है 58 का, एक है 66 से 76। अब आया डेंग जाओपिंग, इसी का बात कर रहे थे हम आपसे, डेंग जाओपिंग का। ये जो डेंग जाओपिंग है ना, ये बड़ा स्मार्ट आदमी, ये बड़ा प्रिपेयर्ड था कि भाई आज अगर हम लोग अमेरिका के साथ, प्लीज समझना, जाओपिंग भाई बड़ा सावधान था। वो बोला भाई अगर हम अमेरिका के साथ रिलेशन मेंटेन नहीं करेगा ना तो मेरे को टेक्नोलॉजी नहीं पता चलेगा। तो ये क्या करता है, अमेरिका के साथ जाके ना फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन कर लेता है। अब ये जो फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन किया, इससे अमेरिकन टेक्नोलॉजी अब चाइना आने लग गया। अमेरिकन टेक्नोलॉजी, और सिर्फ अमेरिकन टेक्नोलॉजी चाइना आने नहीं लगा ये, क्योंकि अगर आपका रिलेशन अमेरिका के साथ अच्छा है, मतलब उस समय अमेरिका वर्ल्ड लीडर था। देखो आप, उस समय अमेरिका जो है वो वर्ल्ड लीडर था। अब क्योंकि अमेरिका जो है वो वर्ल्ड लीडर था, इसका मतलब है आप अगर वहां पर अच्छा कर दिए तो पूरा दुनिया में अच्छा हो गया, पूरा दुनिया के साथ आपका ट्रेड हो गया ना। अगर आपका बेस्ट के साथ अच्छा है तो सही है। तो ये हो गया जाओपिंग का शुरू। अब जाओपिंग ने क्या बुद्धि लगाया, जाओपिंग बोला हम लोग दो काम करेंगे। पहला बात फेज वाइज और स्टेज वाइज इंप्लीमेंटेशन। फेज वाइज मतलब एक साथ में सब कुछ कर दो नहीं, पहले फॉरेन ट्रेड ठीक करो, इन्वेस्टमेंट सेक्टर ठीक करो, एग्रीकल्चरल सेक्टर ठीक करो। और जाओपिंग क्या करता था मालूम है, कुछ भी करता था ना तो पूरा चाइना में इंप्लीमेंट नहीं करता था, चाइना का एक छोटा सा स्टेट में इंप्लीमेंट कर देता था उस चेंज को। उस स्टेट में अगर सक्सेसफुल रहता था तो पूरा चाइना में इंप्लीमेंट करता था। आप लोग सिस्टमेटिक थिंकिंग देखो। तो सबसे पहले इसका शुरू हुआ फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन। फेज वाइज इंप्लीमेंटेशन में देखो इन्होंने क्या किया, इन द इनिशियल फेज, सबसे पहला फेज 1 बोला, इसने पहले बोला कि भाई जो जेडोंग ने परेशानी क्रिएट किया जिंदगी में लोगों के, वो ठीक करे। उसने क्या किया मालूम है आपका, लोगों का जो लैंड बढ़ चुका, मतलब एक हो चुका था ना कम्यून में, वो वापस से बांट दिया कि आपका लैंड ये था, सॉरी आप यूज कीजिए, आपका जो पर्पस है आपका ये, आपका ये, आपका ये। मतलब सिंपली स्पीकिंग जो माओ जेडोंग का एक्शन था उसी को रिवर्स कर दिया, कम्यून्स को वापस से बांट दिया और इंडिविजुअल ओनर्स को दे दिया सर। और लोगों को बोला तुमको जो इनकम करना है कर, हमको क्या प्रॉब्लम है, जो बना के बेचना है बेच, बस कंट्री का जो गवर्नमेंट है उसका जो तुमको टैक्स देना बनता है वो तुम पे कर देना, बस मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। स्टेज 1, पहला बात तो एग्रीकल्चरल सेक्टर में जो अबनॉर्मल चीज देखने को मिला उसको नॉर्मलाइज किया गया। फिर आता है स्टेज 2, भाई स्टेज 2 यानी लेटर फेज जिसमें इंडस्ट्रियल सेक्टर में है ना, हाँ सर, प्राइवेट सेक्टर फर्म्स और विलेज एंटरप्राइज को बोला तुम लोग को जो गुड्स बना के बेचना है बेचो। और जो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस था जिसको अपने लोग बोलते हैं स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, एसओईएस, एसओई आ गया तो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस या गवर्नमेंट ओन्ड एंटरप्राइजेस, बोला कि तुम लोग को कॉम्पीट करना पड़ेगा प्राइवेट सेक्टर से। यहां पे अपना इंडिया क्या कर रहा था उस समय, याद करो इंडिया, इंडिया 1956 को याद करो, इंडिया का वो आईपीआर 1956 है ना। दो पॉलिसी में इंडिया गड़बड़ किया। पहला 1956 वाला, 1956 वाला में 3 स्टेजेस, उसमें लगभग सारा बिजनेस ही प्राइवेट सेक्टर को बाहर कर दिया तुम, तो पब्लिक सेक्टर के लिए कंपटीशन है ही नहीं। अच्छा 55 में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रमोट किया, कार्वे कमेटी रिपोर्ट, उस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की वजह से स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का कंपटीशन खत्म कर दिया। अब देखो चाइना क्या कर रहा है, प्राइवेट सेक्टर को हेल्प कर रहा है और स्टेट एंटरप्राइजेस को बोल रहा है तुम लोगों को प्राइवेट के साथ कंपीट करना पड़ेगा। इफ यू आर अनेबल टू compete you don't deserve to survive. If you are unable to compete, your
यू डोंट डिजर्व टू सर्वाइव, तुम अपना बिजनेस को बंद करो और चले जाओ। देखो आइडियोलॉजिकल डिफरेंस, देखो बार बार बोल रहा है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस देखो। कॉम्पीट करवा रहा है, कंपटीशन को प्रमोट कर रहा है रेदर देन कर्व करना। डुअल प्राइसिंग इन द रिफॉर्म्स प्रोसेस। इंडिया जो 91 के बाद सोचा वो चाइना किया। क्या किया पता है? जो नेसेसिटीज था ना, जो नेसेसिटीज था यानी कि फार्म का कुछ प्रोडक्ट्स और इंडस्ट्री का कुछ प्रोडक्ट, उसका प्राइस गवर्नमेंट फिक्स करता था, और बाकी जो कमोडिटीज नॉन नेसेसिटीज है उसका प्राइस प्राइवेट सेक्टर फिक्स करेगा। हम लोगों क्या है मतलब समझ में आया? इससे जो जरूरत का चीज है सबको मिल भी गया, और जो नॉन जरूरत का चीज है वो फिर आप लोग अपना देखो, अफोर्ड कर सकते हो तो लो, नहीं कर सकते हो मतलब। ये चीज था ड्यूअल प्राइसिंग। साथ साथ में पता है क्या किया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये रहा, देख लो चाइना का जितना स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो ये रहा। शंघाई सबसे बड़ा शंघाई है, फिर आपका जायमेन, शांताओ, शेनजेन, वुहान, ये सारा का सारा है, ये सारा का सारा। चाइना का भी झगड़ा ताइवान से चल रहा, पता है आपको क्यों? क्योंकि यहां पर है ताइवान, चाइना यहां पता है ताइवान। चाइना बोलता है कि ताइवान तो हमारा ही पार्ट है, ताइवान बोलता है कि नहीं वो जो बड़ा वाला चाइना वो हमारा पार्ट है। अरे अब अपने लोग ताइवान क्यों ऐसा बोल रहा है आप लोग नहीं समझे? इसके पीछे का भी लॉजिक है चाइना ताइवान का झगड़ा का भी। क्या हुआ क्या था ना कि चाइना के अंदर दो तरीके का थिंकर्स लोग थे, ठीक है ना। एक तरीके का थिंकर को माओ जेडोंग भगा दिया था, वो जीता था, वो लोग जीता था, फिर भी माओ जेडोंग भगा दिया था। बोला भग ये सब वोटिंग हम लोग नहीं बिलीव करता, माओ जेडोंग का आर्मी ज्यादा बड़ा था, भगा दिया। ये लोग भाग के कहा आया? ताइवान आया। तो बोल रहा है कि जीता तो हम लोग का था, तो चाइना तो हम लोग का है। और वो लोग बोल रहा है कि क्या जीता था, हम लोग तो कैप्चर किया तुमको। ये झगड़ा चल रहा। खैर जो भी है, लेकिन अभी कुछ कंट्रीज जैसे इंडिया, वो ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री ट्रीट करता है, अमेरिका ताइवान को एज अ सेपरेट कंट्री ट्रीट करता है। बट जिसको चाइना के साथ अच्छा रिलेशन रखना है वो ताइवान को चाइना का ही हिस्सा मानता है। तो डिपेंड करता है यार किसका कैसा नेचर है नहीं है। खैर जो भी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट किया। सर ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया ने 2000 के बाद सेट करना शुरू किया। ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या होता है? चाइना को एक बात समझ आ गया था, विदेशी पैसा और विदेशी टेक्नोलॉजी जब तक नहीं आएगा तब तक चाइना का कल्याण होने से रहा। चाइना क्या किया? स्पेशल इकोनॉमिक जोन सेट किया। इसका मतलब उस सिलेक्टेड एरिया में आप चाहे प्राइवेट चाइना के बिजनेस हो या विदेश से आया हुआ बिजनेस हो, अगर आप वहां पर बिजनेस करते हो, वहां पे कोई भी प्रोडक्ट का इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हो ना, तो वो टैक्स फ्री होगा। उस एरिया में किया गया बिजनेस का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे चाइनीज गवर्नमेंट कोई टैक्स नहीं लेगी। इससे क्या होते थे? इंडस्ट्रियलिस्ट लोग आते थे, वो जगह को डेवलप करवा के सेटअप करते थे। इससे वो एरिया का जो डेवलपमेंट का नीड था वो चाइना का पूरा हो गया बिना चाइनीज गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के। इंडिया भी किया ये, बट बहुत बाद में। इसीलिए एग्जैक्टली वो जो राघव कॉन्सेप्ट को पकड़ा है वो तो सही पकड़ा है ना, कि इसीलिए राघव इज टेलिंग कि सर मेजॉरिटी ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग हब अपने देखते हैं भाई आज के डेट पर चाइना है। हाँ जी, इसी वजह से जो चाइना है वो वर्ल्ड में एक मेजर मैन्युफैक्चरिंग हब बन के बैठा हुआ है, फॉर द वेरी सेम रीजन दैट वी डिस्कस्ड। अच्छा सर ये पिक्चर चल रहा है, हाँ सर ये पिक्चर चल रहा है, आगे बोलो सर। अब आप लोग को एक चीज समझना पड़ेगा कि चाइना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आने लगा, चाइना का ग्रोथ होने लग गया। ये रहा शेनजेन, आपका ग्वांगझू, ये सब जगह कितना डेवलप हो गया, ठीक है ना। अब आते हैं भैया यहाँ पर अपना क्या नाम है इसका, पाकिस्तान, ठीक है ना। तो भाई दोनों का जो है सेमी डेट है 15 अगस्त 1947। अभी पाकिस्तान का माना जाता है वर्ल्ड में सेकेंड या थर्ड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन है, हाईएस्ट इंडोनेशिया में बताया जाता है, इंडोनेशिया के बाद अब इंडिया में बताया जाता है, फिर पाकिस्तान में, ठीक है ना। ये चीज है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है इट स्टार्टेड लाइक इंडिया एज यूजुअल, बट इसके साथ प्रॉब्लम क्या था? इसके साथ प्रॉब्लम ये था, क्या है यहाँ पर इसका पूरा इकोनॉमी को डिस्क्राइब करते हैं आप लोग का, EIGHT या 8 की जगह पे आप माइट याद रखो, MIGHT,
तो पाकिस्तान को याद रखने का, पाकिस्तान इकोनॉमी को याद रखने का ट्रिक है MIGHT इन योर बुक्स एंड कॉपीज प्लीज एवरीवन। MIGHT, कम ऑन एवरीवन, अभी लिखेंगे सबको। पाकिस्तान का वो जिस पेज में पाकिस्तान के बारे में है ना, पेज 138, जो देखो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड करके वहां पर लिख लो, नीचे में एकदम दिखेगा आपको, वहां पर लिखो MIGHT, माइट। मिल गया क्या? पेज नंबर बोल दो अगर सबको। 131 नीचे में MIGHT, क्लियर है ना? MIGHT। तो आइए एक बार फुल फॉर्म अपने समझते हैं किसका क्या है। तो तरुण भाई, एम का फुल फॉर्म लिखो, क्या लिखना स्टार्ट नहीं किया अभी तक? MIGHT लिखो प्लीज। इसमें एम जो है आपका, इसमें जो एम है आपका, उसका मतलब है मिक्स्ड इकोनॉमी। प्लीज एवरीवन राइट इट डाउन। एम मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। बता रहे तुम लिखो ना, मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी। तो हाँ, अभी कुंदन बोल रहा सर आप तो अभी थोड़ा देर पहले बोले थे कैपिटलिस्ट। नहीं, हाँ बिल्कुल अमेरिका के स्ट्रेटेजी को फॉलो कर रहा था, बट दुनिया को बोल रहा था हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी है, गवर्नमेंट भी रहेगा, ठीक है ना? तो ये जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, ये पहला फीचर हो गया पाकिस्तान का। आई, इन्वेस्टमेंट इंट्रोड्यूस। ये पाकिस्तान का सबसे बढ़िया चीज है। पाकिस्तान शुरू से ही डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज का ग्रोथ पे फोकस किया। आई कैसे, वो हम अभी बताएंगे आपको, अभी खाली फुल फॉर्म बता रहे हैं जी। ग्रीन रेवोल्यूशन जैसे इंडिया में आया था, उस तरह पाकिस्तान में भी आया था। एच में अपने लोग लिखेंगे हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डीमोनेटाइजेशन, डीनेशनलाइजेशन मतलब प्राइवेट सेक्टर बैंक्स अलाउ किया। वो सिंपल एक स्टेटमेंट को करने के लिए हैड अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ डीनेशनलाइजेशन, नेशनलाइजेशन मतलब जब आप चीजों को गवर्नमेंट कंट्रोल में लेकर जाओ। डीनेशनलाइजेशन का मतलब आप चीजों को गवर्नमेंट कंट्रोल से बाहर निकालो। आई का था वही इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे फोकस। ठीक है ना? और टी में ट्रेड एंड अदर रिफॉर्म्स इन द कंट्री, ट्रेड एंड अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टी का मतलब ट्रेड एंड अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। अदर इकोनॉमिक रिफॉर्म मतलब समझ गए ना, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। मतलब इसमें भी वो इंडिया के पहले ही था 1988, इंडिया को होश आ रहा था 1991 में। कम ऑन, तो ये आप लोग देख लो पहले तो। अब एक एक करके। तो सबसे पहले अगर एग्जाम में आपका आ गया पाकिस्तान का इकोनॉमिक सिस्टम, लिखिए कैपिटलिस्ट। वो अमेरिका को कॉपी कर रहा था, बट एग्जैक्टली वो था मिक्स्ड इकोनॉमी। तो आपका वर्ड होगा मिक्स्ड इकोनॉमी से। पहला हो गया एम। दूसरा, इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसीज ऑफ ग्रोथ इंडस्ट्रीज। जैसे क्या होता था, ध्यान से सुनना, अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता था। क्या प्रमोट करता था? अपना डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को। इसमें क्या करता था मालूम है? वही जो इंडिया कर रहा था। इंडिया क्या किया था? क्वांटिटी रेस्ट्रिक्शन लगा दिया था, जिससे ज्यादा क्वांटिटी कोई बाहर से खरीद के इंडिया में पाकिस्तान में ला नहीं पाए। और हाई टैरिफ, जो इंपोर्ट ड्यूटी था वो हाई लगा दिया था। हाई इंपोर्ट ड्यूटी वाज फिक्स्ड, जिससे क्या हो, अपने जो घर का इंडस्ट्रीज है, यानी कि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है, दे कैन डू वेल, दे कैन परफॉर्म बेटर। तो इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज ये हो गया जी। ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में हम क्या ही बोलेंगे आपको, वही सेम HYV सीड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, जिससे क्रॉप प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। समझ में आ गया? ये हो गया जी। फिर आपका हो गया एच में आपका जो था, ध्यान से सुनिएगा, हायर इंपॉर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर। जो आपका डीनेशनलाइजेशन था ना, उसमें मैंने लिखा है हेड अडॉप्टेड डीनेशनलाइजेशन, उसकी जगह आप लिख सकते हो हायर इंपॉर्टेंस टू प्राइवेट सेक्टर। बात एक ही है। डीनेशनलाइज करना मतलब जो चीजें आप सोचो 1970 में ये होश आ गया इनको, जो इंडिया को 1990 के बाद आया, इन्होंने जितना भी बैंक्स है या बिजनेसेस है, उनको सिर्फ पहले क्या हुआ करता था, गवर्नमेंट कंट्रोल से प्राइवेट सेक्टर कंट्रोल में जाना अलाउ कर दिया। They allowed their businesses to be regulated and governed by the private sector rather than by the government itself.
अलाउ कर दिया। और यहां पर जो है, ये जब डीनेशनलाइजेशन से नेशनलाइजेशन हुआ है ना, बहुत सारा इंसेंटिव्स दिया प्राइवेट सेक्टर को। इसमें इनको वेस्टर्न नेशंस जैसे आपका जो है बहुत पैसा आ रहा था यूएस जैसा से, और मिडिल ईस्ट में जो पाकिस्तानी लोग रहते थे ना, वो लोग पैसा कमा कमा के पाकिस्तान भेजने लगे। तो ये पाकिस्तान का अच्छा फेस चल रहा था 1970s का, इट वाज डूइंग रियली वेल। और देख लो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाने के लिए एलपीजी पॉलिसी जो है, टू ब्रिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, टी फॉर टू ब्रिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, वो लेकर भी आया 1988 में। हाँ, पाकिस्तान का जो मेजर प्रॉब्लम रहा वो था कि भैया पाकिस्तान जो है ना, वो इम्प्लीमेंटेशन में हमेशा से ही दिक्कत दिया है। इम्प्लीमेंटेशन वाला चक्कर में हमेशा गड़बड़ हुआ है। अभी समझ आएगा कैसे। पहले अपने लोग कंपैरिजन कर लेते हैं। अब हम लोग का जो देखो, आप लोग क्या हुआ है ना, आप लोग देखना, अभी तक हम लोग का डिस्कशन ऐसा चला था कि हम लोग चाइना और पाकिस्तान का डिटेल हिस्ट्री पढ़े। सर ये तो इंडिया का भी पढ़ना चाहिए था। तो भाई पहला 3 चैप्टर क्या था? इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पहला 3 चैप्टर और क्या था? ठीक है ना। खैर जो भी है, तो चाइना ऐसे तो आपका मालूम है, आपको पॉपुलेशन में हाईएस्ट है, फॉलोड बाय इंडिया, फॉलोड बाय पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में तो कोई पॉपुलेशन ही नहीं है सच, है ना। ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, अगर ग्रोथ रेट का पॉपुलेशन का बात करें तो चाइना का 0.5%, इसका जो क्रेडिट है वो जाता है 1978 का वन चाइल्ड कमाइन को कैसे क्रेडिट जाएगा भाई वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से। ऐसे तो तुम टेररिज्म बोल देगा भाई, क्या कर रहा है भाई 0.5% है जो ये लो ग्रोथ रेट है, इट इज अट्रीब्यूटेड टू द वन चाइल्ड पॉलिसी। इंडिया का 1.2 और पाकिस्तान ठीक इंडिया का उल्टा काम किया, विच इज 2.1। क्लियर है ना। रीजन फॉर लो ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन इन चाइना, भाई वन चाइल्ड पॉलिसी, भाई वन चाइल्ड पॉलिसी है। 1978 टू बी एग्जैक्ट, 1978 में वन चाइल्ड पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया। लेकिन अब प्रॉब्लम में भी है चाइना। क्यों पता है? क्योंकि वन चाइल्ड पॉलिसी की वजह से अब जो पॉपुलेशन है ना, उसका एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है। एजेड पॉपुलेशन ज्यादा है, मतलब वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड बन जाएगा। तो अब चाइना लेकर आ रहा है 3 चाइल्ड पॉलिसी। 3 चाइल्ड पॉलिसी, अरे क्योंकि अब समझो ना, अगर पॉपुलेशन एज कर गया तो जो जैसे मान लो इंडस्ट्रीज और बिजनेसेस संभालने वाला वो कौन होगा भाई? ये चक्कर है, ये चक्कर है। डेमोग्राफिक प्रोफाइल, अगर आप डेमोग्राफिक प्रोफाइल का बात करें तो ये तो पॉपुलेशन ग्रोथ और ये हो गया। डेंसिटी में इंडिया पुअरेस्ट है, डेंसिटी में इंडिया पुअरेस्ट है। डेंसिटी का मतलब है कि 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहेंगे ऑन एन एवरेज। चाइना में 146 है, मतलब ज्यादा एरिया अवेलेबल है लोगों के पास। वहीं पर आप जो है पाकिस्तान का देखो तो 245 है, बट इंडिया का 441 है, 441। इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज है, वर्ल्ड का हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी भी इंडिया में एक जगह में धारावी, मुंबई के अंदर है धारावी, स्लम है। वहां पे जो है हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, मतलब बहुत छोटे से जगह में बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन 1 स्क्वायर किलोमीटर, मतलब ऑन एन एवरेज 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर कितने लोग रह रहे हैं। तो ये जो है, इसमें इंडिया हैज बीन डूइंग पुअरली, एकदम पुअर। ठीक है ना। और अगर नहीं, कंपैरिजन बता रहा है, एग्जैक्ट डेटा लर्न नहीं करना है, एक्सेप्ट कि वो जो है जैसे अपने लोग ग्रोथ रेट इन पॉपुलेशन हो गया, मतलब बहुत ही बेसिक डेटा, अदरवाइज नहीं लर्न करने का। परफॉर्मेंस वाइज अब आप लोग देखो यहां पर, ये इंपॉर्टेंट है जीडीपी। इंडिया का जो जीडीपी है ना, अब इंडिया वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया, बट द थिंग इज कि चाइना इज वन ऑफ द लार्जेस्ट। ठीक है ना, चाइना इज द लार्जेस्ट, ऑलमोस्ट लाइक यूएस। तो ये एक मसला है। खैर ठीक है, और पाकिस्तान का ठीक है, वो पाकिस्तान अपना सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। तो पाकिस्तान जो है वो 3rd है इसके अंदर, है ना। तो ये चक्कर है यहां पर। ये एक चीज जो खास बात है पता है आपका चाइना के बारे में, चाइना का जो इकोनॉमी का ग्रोथ रेट रहा है ना दोस्तों, चाइनीज इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट रहा है ना दोस्तों, वो हमेशा डबल डिजिट रहा है। इससे इकोनॉमी या इनकम चाइना का बहुत अच्छे से भागा है ऊपर की तरफ। इंडिया का भी ऐसा डबल डिजिट ग्रोथ रेट रहा है, बट इट वाज नॉट वेरी ग्रेट। ये चक्कर है। तो इसीलिए ये देखो लिखा हुआ भी है, इंडिया का मॉडरेट इंक्रीज था,
पाकिस्तान का जो मेन प्रॉब्लम है देख लो, रेड में लिखा हुआ है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। वहां का जो गवर्नमेंट है ना वही सही नहीं है, गवर्नमेंट मैनेजमेंट सिस्टम कुछ ठीक नहीं है। क्योंकि उस सब देखो पाकिस्तान का भी इसमें क्या लॉजिक है ना, थॉट प्रोसेस में दिक्कत है। अब जैसे जिन्ना जो अलग किया था पाकिस्तान का डिमांड किया था, वो बढ़िया एडुकेटेड आदमी था। अब जिन्ना जब एडुकेटेड आदमी था तो चलो जिन्ना जो है अपना अच्छा गवर्न किया, रूल किया, अपना मन का चलाया, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है। पर उसके बाद पाकिस्तान कोई भी टॉलरेबल एडुकेटेड इंसान को रहने ही नहीं दिया पाकिस्तान के अंदर। एक जन को, पाकिस्तान का नाम मेरे को नहीं याद आ रहा है, उसको इकोनॉमिक्स के लिए नोबेल प्राइज मिला था, उसको धक्का मार के पाकिस्तान से निकाल दिया, और पाकिस्तानी ओरिजिन का ही था बदला। तो ये तो हालत है। चाइना का जो खास बात है वो है पॉपुलेशन ग्रोथ रेट लगभग डबल डिजिट का है, बस अभी जो है ना लास्ट 3-4 साल में थोड़ा सा गिरा है चाइना का जो पॉपुलेशन। ये आपका पॉपुलेशन का तो खैर अपने लोग डिस्कस कर लिए, बट जो इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट है ना वो लगभग अभी गिरा है, 7% के करीब करीब चला गया। सेक्टोरल इंडिकेटर्स ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आप लोग अगर देखोगे तो अभी जो अपने देख रहे हैं ना, आप लोग देखोगे तो आज के डेट पर आप देखोगे एग्रीकल्चरल सेक्टर में इंडिया के 17% लोग हैं। इसमें इंडिया और चाइना को देखना, पाकिस्तान ऐसे ही फुद्दू है, उसको रहने दो। आप अगर देखोगे इंडिया को तो प्राइमरी सेक्टर इंडिया का 17% कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाइना का 9%। सेकेंडरी सेक्टर में मेजर चीज देखना, इंडिया का लगभग 25-30% ही है, पाकिस्तान का लगभग 45, सॉरी चाइना का लगभग 45%। मतलब समझ आया क्या हुआ? मतलब चाइना का ग्रोथ इंडस्ट्रीज आगे बढ़ा रहा है। जो ऑब्जेक्टिव था ना मॉडर्नाइज करने का, ग्रेट लीप फॉरवर्ड का, वो बाद में दूसरे आइडियाज के साथ अचीव हो गया। अरे भाई मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड है यार, ये तो अपने को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और टर्शियरी सेक्टर में इंडिया थोड़ा सा बेटर है इफ यू कंपेयर इट टू चाइना। ये चक्कर है, तो ये चक्कर है। एग्रीकल्चर ये रहा, देख लो यही खास बात है। ड्यू टू टोपोग्राफिक द एरिया इज जस्ट एंड। सर एक बात हम लोग नोटिस किए, चाइना में बहुत ज्यादा प्राइमरी एग्रीकल्चर यानी एग्रीकल्चर नहीं चल रहा है, क्योंकि उसका टोपोग्राफी और लैंड एरिया ऐसा है ना जो कल्टीवेशन के लिए सूटेबल नहीं है एकदम भी। इंडिया का क्या है, एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी एग्रीकल्चर वर्कफोर्स लगभग 50% लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रहे हैं। वहीं पर चाइना का अगर आप देखोगे तो ज्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर पे एम्प्लॉयड नहीं है। सेकेंडरी सेक्टर ये यहां पर हाईएस्ट टू चाइना जीडीपी, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया ना कि भाई जैसे इंडिया का ग्रोथ कौन सा सेक्टर संभाला, सर्विस सेक्टर। जब आप चाइना का बात करो ना, आप दोनों लिखोगे सर्विस एंड इंडस्ट्रियल या इंडस्ट्रियल एंड सर्विस है, दोनों संभाला। अब देखो एक इंटरेस्टिंग चीज, चाइना में क्या हुआ, एम्प्लॉयमेंट जब शिफ्ट हुआ ना, मतलब जब लोगों ने काम करना, नौकरी करना शिफ्ट किया ना, तो लोग कहां शिफ्ट हुए? लोग कहां शिफ्ट हुए सर? ध्यान से सुनना, लोग जब शिफ्ट हुए ना, आप लोग को एक चीज समझना होगा, लोग जब शिफ्ट हुए ना चाइना के अंदर दोस्तों क्या था, वो लोग एग्रीकल्चर से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हुए। चाइना का क्या था, लोग एग्रीकल्चरल से मैन्युफैक्चरिंग में शिफ्ट हुए, देन टू सर्विस। इंडिया पाकिस्तान के अंदर क्या था, डायरेक्टली टू सर्विस। ये चक्कर था। कंक्लूजन मतलब ओवरऑल समरी अभी तक जो अपने पढ़े हैं कि भाई कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर टू डीजीपी विच इंप्लॉयज द लार्जेस्ट प्रोपोर्शन इन ऑल द 3 कंट्रीज हैव डिक्लाइन। मतलब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन टू टोटल नेशनल इनकम तीनों कंट्रीज के अंदर गिरता हुआ नजर आया है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में चाइना का डबल डिजिट रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के लिए आज भी ये चिंता का बात है। केस ऑफ सर्विस सेक्टर इंडिया बहुत अच्छे से ग्रो किया है, चाइना और पाकिस्तान का सर्विस सेक्टर कम हुआ इंडिया की वजह से। तो ये चक्कर है दोस्तों। एचडीआई ये वाला कॉन्सेप्ट हम लोग नेगेटिव पकड़ेंगे, जहां पे हम लोग समझेंगे, प्लीज सुनना, एज, एक्सपेक्टेड एज क्या है, क्या चाइना का ज्यादा है, मोर्टेलिटी रेट, ये सब जो है ना, मतलब सर ये टॉपिक लगभग खत्म हो गया,
ओनली फ्यू थिंग्स आर लेफ्ट। मतलब सर नेक्स्ट क्लास में अपने इसका एमसीक्यूज भी डिस्कस कर लेंगे क्या? यस, अलोंग विथ कंप्लीटिंग द चैप्टर। बाय बाय।